नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए आप सभी के लिए, अगर आप सामान्य अध्ययन विषय अगर आपका होगा तो भी आपके लिए जो पहला पार्ट है 50 क्वेश्चंस का, और सभी के लिए 50 क्वेश्चन का जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम 110 के ऊपर ही अगर आपके आएंगे नंबर, आप क्वेश्चंस अगर आपके प्रश्न सही होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल भी डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा होगा और वैकेंसी बहुत कम होने की वजह से। तो यहाँ पर हमने 100 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो अभी बिल्कुल हाल की परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में इनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को आप सभी लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत से मैंने ये सभी प्रश्न संकलन तैयार किए हैं। थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण और आशा करूँगा कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन 100 प्रश्नों के माध्यम से कम आपके 100 और प्रश्न या उससे ज़्यादा प्रश्न आपके और यहाँ पे तैयार होंगे। बस आप देखते रहिएगा पूरा। तो प्लीज़ साथियों, जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं डेली आपके लिए विज्ञान, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, ये सब जनरल साइंस, ये सब एक ही, इसमें जनरल साइंस के भी प्रश्न मैं बताना भूल गया आपको। सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न इसमें है, लगभग 12-13 प्रश्न हैं। तो सभी मिला करके एक प्रैक्टिस सेट, ये एक सेट आपका ये रहेगा, विज्ञान के लिए अलग रहेगा, साइंस के लिए अलग रहेगा। ये जो सेट होगा ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे भाषा वाले हों, चाहे सामाजिक अध्ययन वाले हों, या फिर साइंस और गणित वाले, मैथ वाले हों। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ये प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रथम तो पूछा जाता है लेकिन अंतिम जो है ये भी इस बार पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए अगर, और अगर ऑप्शन में माउंटबेटन दिया हो, राजगोपालाचारी दिया हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो उस स्थिति में अंतिम गवर्नर जनरल आपके राजगोपालाचारी होंगे, लेकिन अगर राजगोपालाचारी अगर विकल्प में नहीं दिया है तो उस स्थिति में अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन होंगे। माउंटबेटन 1947 से लेकर के 1948 तक गवर्नर जनरल रहे। आज़ादी की बात है। गवर्नर जनरल आखिर क्यों बनाए गए थे आज़ादी की बात, उनकी क्या आवश्यकता थी? क्योंकि भारत का संविधान नहीं लिखा गया था। संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 का 50 को लागू हुआ। उसके बाद से भारत में राष्ट्रपति पद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 3 वर्षों के लिए, जिसमें प्रथम वर्ष 47 से लेकर के 48 तक माउंटबेटन और 48 से लेकर के 1950 तक सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन है। अगर स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। एक सी राजगोपालाचारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था अभी किसी परीक्षा में, बिल्कुल अभी लेटेस्ट की बात है। एक उन्होंने पार्टी बनाई थी स्वतंत्र पार्टी, तो पूछा गया था स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। चलिए चलते हैं आगे। अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता उन्मूलन के अलावा समानता का अधिकार आपसे पूछा जा सकता है, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। इसके अलावा और भी उसमें प्रश्न बन सकते हैं जो मूल अधिकार वाले हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, तो उनके प्रश्न हम आगे इंक्लूड करते रहेंगे। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार, और अगर दूसरी पूछा जाए तो सुमित्रा महाजन। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है PIL, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट, जनहित याचिका से, जिसको कि कोई भी किसी और के लिए याचिका डाल सकता है न्यायालय में। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। पानी का क्वथनांक कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में? 100 होता है, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
तो आपको ध्यान देना है कि किस में पूछा गया है, डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। पानी में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक और गलनांक, प्रश्न थोड़ा सा मैंने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है। पानी में नमक मिलाने पर जल के क्वथनांक और गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी में नमक मिलाने पर जल के क्वथनांक क्रमशः बढ़ेंगे और गलनांक जो है कम होगा। इसीलिए पहाड़ों पर जहाँ पर वायु दाब कम होने की वजह से जल का जब क्वथनांक कम हो जाता है तो वहाँ पे देर से भोजन पकता है, तो इसीलिए वहाँ पे नमक की मात्रा थोड़ी सी लोग ज़्यादा डालते हैं पहाड़ी इलाकों में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। गलत हो गया ना, मीटर में नहीं बल्कि वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला देख लीजिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में, और ध्वनि का वेग कितना होता है सामान्यतया 332 मीटर पर सेकेंड। पानी में वाष्पन होता है, कुछ लोग गलत कर देंगे यहाँ पर क्वथनांक पे। क्वथनांक तो पानी का तापमान उससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं। पानी का वाष्पन प्रत्येक तापमान पर होता है, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का तापमान पहुँच जाता है तो उसके बाद फिर उसकी अवस्था पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है वाष्प में। उसके बाद उसका तापमान हम और नहीं बढ़ा सकते हैं। क्वथनांक की परिभाषा ही यही होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेड पेंसिल में विद्यमान है, तो नाम तो इसका है लेड पेंसिल, लेकिन ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट इसमें होता है जो नुकीला पार्ट होता है। कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं किस वजह से, तो भोजन के लिए नहीं बल्कि नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है जैसे मेघालय हो गया, असम हो गया, वहाँ पे कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। जैसे ड्रोसेरा हो गया आपका, बहुत सारे हैं, घटपर्णी हो गया। पुरुष हार्मोन और महिला हार्मोन से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और इसके अलावा एक हार्मोन और होता है एंड्रोजेन। ये दोनों हार्मोन आप याद रखिएगा। महिला हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन। इसके अलावा महिला हार्मोन में एक हार्मोन और भी होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके अलावा माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है तो उस समय किस हार्मोन का स्राव होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपने देखा होगा जो पशुओं को, दुधारू पशुओं को दूध उतारने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई थी, 1881 में, रिपन के शासनकाल में। अगर केवल प्रथम जनगणना पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा 5 जून है। इसके अलावा विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी है। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस है 29 अगस्त है। इसके अलावा जितने भी दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, 8 मार्च हो गया। तो ये दिवस से भी एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना या फिर मिलाने के लिए दे सकता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, सर्व शिक्षा अभियान 2001, एक और आया था साक्षरता मिशन, वो कब आया था, 2002 में आया था। महाभारत ग्रंथ का उपनाम, तो महाभारत ग्रंथ में कुल 1 लाख श्लोक है, तो 1 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे, शतसहस्री, 100,000। तो शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है, महाभारत का उपनाम है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अच्छा, जो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी, उस ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में, और इसका विवरण जो है अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है। ये 25 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 26वां प्रश्न देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक। ये जो प्रश्न अभी हाल में पूछे गए हैं ना, थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक किसे मानेंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक को किसे मानेंगे आप, श्रीगुप्त महाराज। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख। एक वसुदेव हैं, कण्व वंश के संस्थापक,
इसी तरह से पल्लव हैं, बहुत सारे वंश हैं, तो उनके संस्थापक के नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए। विक्रमी संवत या विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। और जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, ये प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। अच्छा, एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में कि विक्रमी संवत और शक संवत में कितना अंतर है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 135 वर्ष। यानी पहले 57 वर्ष कम होते होते जीरो पे आया होगा, फिर यहाँ से आपका एडी ईस्वी शुरू हो गया होगा, तो 78 ईस्वी से शुरू हुआ था शक संवत। तो ये दोनों आप जोड़ देंगे तो 135 वर्ष का अंतर दोनों में है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है नालंदा महाविहार या फिर नालंदा विश्वविद्यालय, दोनों एक ही बात है। इसका संस्थापक पूछा जाए तो कुमार गुप्त है, और हो सकता है कि इनका नाम आपको शक्रादित्य भी मिल जाए, दोनों ही इन्हीं के नाम है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, जो कि पाल वंश से संबंधित है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। अजंता में जो है कुल 29 गुफा है और एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो एलोरा में देखेंगे आप तो बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों ही धर्मों से संबंधित वहाँ पर गुफाएं हैं। और जो अजंता की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो कुषाण थे कनिष्क वंश के, किस शाखा से या किस बौद्ध धर्म की किस शाखा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, तो महायान शाखा का। इसके अलावा कुषाण के बारे में और भी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे सोने के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के कौन चलाए थे सबसे पहले, स्ट्रैटो, माफ़ी चाहूँगा, स्ट्रैबो तो अलग है। भारत का एक पूरा पाषाण स्थल है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ये जो है भारत का एक पूरा पाषाण स्थल है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में खोजी गई 2000 ईसा पूर्व की समाधियाँ, ये जो है उत्तर प्रदेश के सनौली नामक स्थान पर इनकी जो है खोज उत्खनन के दौरान की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी इमारत, तो महान स्नानागार या फिर विशाल स्नानागार, और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्रत्येक घर में कुएं के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा में अगर आप देखेंगे तो वहाँ से अन्नागार भी मिला है, ठीक है, हड़प्पा से अन्नागार। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, असल सबसे पहले किस सैंधव सभ्यता की खोज की गई थी, हड़प्पा की। इसीलिए आप देखते होंगे कि सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हो गया सैंधव सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह लोथल, ये गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से अगर आप देखेंगे वहाँ से, तो वहाँ से जो ठप्पा वाले जो मुहर होती है वो प्राप्त हुई है, जहाज़ के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुई है, और एक किसी अन्य देश का मुहर भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इससे वहाँ पे अंदाज़ा लगाया गया था कि लोथल जो है एक बंदरगाह था जहाँ से हमारा अन्य देशों के साथ आयात निर्यात होता था, व्यापार होता था। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा, राजस्थान। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी, ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। अच्छा, आलमगीर जो है वो भी हड़प्पाई स्थल है, वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का आलमगीर करके। और इसके अलावा एक स्थल और नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो दोनों स्थल आपको पता होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक जो अभी हमने आपको बताया सनौली वाला, ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है, ये भी आप जानते रहिए। अभी हमने जो लोथल पढ़ा है, ये पत्थर नगर, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में सैंधव सभ्यता का पत्थर नगर या हाथी दांत का पैमाना या सिंह युक्त देवता की मूर्ति, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है पत्थर नगर। वैदिक काल में लोहारगिरी के साक्ष्य नहीं मिले, मतलब वैदिक काल में बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो व्यापार करते थे उस समय, लेकिन उसमें लोहारगिरी के साक्ष्य नहीं मिले। तो जो मिले हैं वो नहीं पूछेगा आपसे, जो नहीं मिले हैं उसके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सैंधव सभ्यता में कई सारे पशुओं के अवशेष मिले हैं, लेकिन गाय का कहीं पर साक्ष्य नहीं मिला है, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।
कॉस्मेटिक्स का सामान, अभी ये हाल की परीक्षा में पूछा गया था। कॉस्मेटिक्स का सामान, लिपस्टिक, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चन्नू दड़ों से। चन्नू दड़ों जो है पाकिस्तान में स्थित है। मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनवाली। मोक्ष की चर्चा आपको दे देगा वेद, उपनिषद, पुराण, इसी तरह से कोई और ग्रंथ का नाम दे देगा। तो आप कन्फ्यूज मत होना, वेद की जो चर्चा है, मोक्ष की जो चर्चा है वेद में नहीं बल्कि उपनिषदों में मिलती है। उपनिषद को बोला ही जाता है दार्शनिक साहित्य। उपमाने निकट रहना। एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। योजना अवकाश पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि अकाल भी पड़ा था, उसके बाद चीन का युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध। तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि पंचवर्षीय योजना के लिए बजट नहीं था या फिर लागू करवा पाना संभव नहीं था। तो 1966 से लेकर के 67, 68 और 69 तक उस समय जो है योजना का अवकाश कर दिया गया था। प्लानिंग हॉलीडे, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। जैसे कृषि पर बल दिया गया था, तो या फिर हैमर डाउमर मॉडल पूछा जाकर आपसे, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद जो प्राथमिक क्षेत्र है, माफ़ी चाहूँगा, जो द्वितीय क्षेत्र है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ये किस पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना की गई थी? द्वितीय में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था? जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1978 में, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1979 तक था, 74 से लेकर के, तो उन्होंने उसको 2 साल पहले ही समाप्त कर दिया। इसके बाद किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लागू किया गया था? छठवीं को। एक बार जनता सरकार ने लागू किया था 78 से 83, फिर उसके बाद जब इनकी सरकार गिर गई, फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने 80 से 85, फिर छठवीं को 2 बार लागू किया। इसके अलावा अनवरत योजना जनता पार्टी सरकार की योजना थी, उन्होंने लागू किया था इसको। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि लोक कल्याण स्वास्थ्य ये किस योजना के अंतर्गत शामिल है, या फिर किस योजना के अंतर्गत जो एलपीजी लाया गया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लाया गया था 1991 में, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न अभी पूछा गया है। जितने भी आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ साथियों, ये सभी प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नीति आयोग आ गया 12 में, क्या जो कि 2017 तक चलना था उसको 12 से लेकर के, लेकिन 14 में घोषणा कर दी मोदी जी ने और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति NITI। चलिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना तो हो गया, नीति आयोग आया, ये भी हो गया प्रश्न आपका। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य या चाणक्य कह लीजिए आप, विष्णुगुप्त, ये सभी नाम आपको पता होने चाहिए उनके। तो इनके अनुसार इसमें एक सीता भूमि का वर्णन किया गया है। तो सीता भूमि क्या थी? राजकीय भूमि को कहा जाता था। आलवार संत और नयनार संत 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के मध्य तक दक्षिण भारत में संत परंपरा या भक्ति आंदोलन चलाया गया था, जिसमें 2 तरह के संत थे, परंपरा थी। एक तो जो शैव के उपासक थे शिव के, और दूसरे विष्णु जी के उपासक थे। तो इसमें आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि इसमें कौन से अलवार संत किन से संबंधित है। तो अलवार संत जो है विष्णु के उपासक थे और नयानार संत जो है शिव के उपासक थे दक्षिण भारत में। गोविंद देव मंदिर, मुझे लग रहा है ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के, अभी इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 5 या 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन अब आने वाले वीडियो में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर के लूँगा, ताकि करंट अफेयर वाला पार्ट आपका वो भी बिल्कुल कंप्लीट होता रहे। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? जहाँ पर नकद न देकर के भूमि दे दी जाती थी। किसने शुरू की थी इस व्यवस्था को? इल्तुतमिश ने। 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था निजामुद्दीन औलिया ने और अमीर खुसरो ने। सिजदा, पैबोस, नौरोज उत्सव, रक्त लौह की नीति, ये सभी किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है। गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक चला था, इनको हम गुलाम वंश को मामलक वंश कुछ ऐसा नाम दिया गया है, दोनों नाम उन्हीं के हैं। तो उसी से एक संबंधित है मामलुक शैली, ये गुलाम वंश से संबंधित है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था, अल बरूनी, उसके साथ और भी आए थे, उतबी हो गया। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है।
अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य। भारत में चांदी के सिक्के का प्रारंभ, एक देखिए प्राचीन भारत पूछेगा आपसे और एक आपका भारत में पूछेगा, तो दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। भारत में चांदी के सिक्के का प्रारंभ शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू किया गया था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अनपढ़ शासक था और सबसे पढ़ा लिखा औरंगजेब को कहा जाता है प्रबुद्ध निरंकुश शासक, अकबर को कहा जाता है इसके बारे में। मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी, अकबर ने शुरू की थी। अष्टदिग्गज, ये कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित है। तुलु वंश के राजा थे कृष्णदेव राय। संगम वंश, वो हम थोड़ा सा उससे कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे। अष्टप्रधान, ये शिवाजी के दरबार से संबंधित थे। उसमें देखिए एक पद का नाम है सरनोबाद, ये जो है सैन्य प्रशासन से संबंधित था। उसी में पेशवा हो गए, आपके अमात्य हो गए। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उस समय अंग्रेजों की जीत हुई थी, तो उसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके बाद आप सभी को पता होगा कि क्या हुआ था। इलाहाबाद की घोषणा अगर पूछा जाए आपसे, दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा। ये संधि है, ये जो है घोषणा है। 1857 की जब क्रांति हो गई थी, तो उसके बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया गया था लॉर्ड कनिंग के द्वारा इलाहाबाद में। उसे इलाहाबाद की घोषणा के नाम से जाना जाता है। 1858 में लॉर्ड कनिंग को प्रथम वायसराय कहा जाता है। 1858 से वायसराय का पद हो गया था सृजित, गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया था और भारत सचिव बनाए गए थे उसके बाद। तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पूछा जाए तो भी वही है। आज़ादी से पूर्व की बात हो रही है, आज़ादी की बात का तो हमने आपको बिल्कुल पहले क्वेश्चन पे बता दिया था। तो स्वतंत्रता पूर्व जो है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कनिंग। भारत में सबसे पहले यूरोपीय जो आए थे वो पुर्तगाली थे 1498 में, और सबसे अंत में गए ये पुर्तगाली ही थे, जो कि गोवा में इनका शासन काफ़ी समय तक था, आज़ादी के बाद तक था। एक देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी, ये जो है पुर्तगालों ने शुरू की थी, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इनकी जो है एक पुस्तक है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके, तो उसी में इन्होंने जो है ड्रेन थियरी, और इसी को हिंदी में कहा जाता है धन के निष्कासन का सिद्धांत, यानी अंग्रेज हमारे भारत से जो है धन लूट करके अपने देश में लेकर के जा रहे हैं। देखिए इस बात को बहुत लोगों ने कहा, लेकिन सबसे पहले इन्होंने बताया था इस चीज़ को। सत्य शोधक समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सभी आप जानते रहिए। तो सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा राव फुले, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन हो गया आपका, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। आर्य मिशन दयानंद जी से। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किनको जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। इनको जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1872 में। इसके बाद देखिए जो शारदा एक्ट आया था उसको बिल्कुल आप जानते रहिए, हो सकता है आपसे शारदा एक्ट पूछ लिया जाए, जिसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 18 और 21 का, इसको भी अभी बढ़ाने के लिए चर्चा चल रही थी बीच में, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में हाल में जनसंख्या नियंत्रण नीति घोषित कर दी गई है। तो करंट अफेयर जो उत्तर प्रदेश के है ना, उनका एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। शिक्षा सुधार आयोग कुछ है, इसे आप जरूर जानते रहिए। हंटर आयोग 1882 में, ये भी शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक माध्यमिक। रेले आयोग 1902 में आया था। सैडलर आयोग 1917 में विश्वविद्यालयी शिक्षा सुधार से संबंधित। ये तीनों जो है शिक्षा सुधार से संबंधित है। इसके अलावा वुड डिस्पैच हो गया, मैकाले का पत्र हो गया, ये सभी आप जानते रहिए, इनसे एक प्रश्न आने के चांसेस हैं। एक देखिए स्ट्रेची आयोग आया था, हो सकता है आपसे ने पूछते कि इनमें से कौन सा शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है। स्ट्रेची आयोग जो था वो अकाल से संबंधित था, जब अकाल पड़ा था तो उस पर जो है जांच कमेटी बिठाई गई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में, नाम भी जानते रहिए कब प्रारंभ हुआ था, और कलकत्ता से, वर्तमान में कोलकाता। होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया गया था, और इसको 2 लोगों ने प्रारंभ किया था, अप्रैल में तिलक जी ने और सितंबर के महीने में एनी बेसेंट ने।
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। इसी आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। अभिनव भारत, पहले इसका नाम मित्र मेला था। इसको जो है वी.डी. सावरकर जी ने प्रारंभ किया था मित्र मेला। बाद में जब उस पर जांच उच होने लगी थी, उसमें आप सभी को पता होगा कि एक जो षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र संभवतः वहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लाहौर षड्यंत्र तो बहुत बाद में हुआ था। अम, कोई एक घटना घटी थी, इसके बाद इसका नाम बदल करके इन्होंने अभिनव भारत कर दिया था 1905 में। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन इसी का नाम है। 7 अगस्त 1905 में, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसी बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राखी दिवस मनाने का सुझाव दिया था। अंगमहल नागालैंड में है। अच्छा देखिए, नागालैंड के जो एक क्यूलू करके एक है, जिनको ग्रीन आस्कर अवार्ड या व्हीटली अवार्ड दिया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हीटली अवार्ड या उसी को बोलते हैं ग्रीन आस्कर अवार्ड, ठीक है, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होता है। तो अमूर फाल्कन का संरक्षण ये कर रहे हैं वहाँ पर। क्यूलू नाम है उनका, क्यूलू, नागालैंड के हैं ये। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अंगमहल जो है नागालैंड में है, जहाज महल मध्य प्रदेश में है, मांडवा क्षेत्र में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। उसके पहले बंगाल के गवर्नर होते थे। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत लाया गया था। और उसके बाद आप सभी को पता होगा 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इसको भी आप जानते रहिए। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बनाए गए थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में बने थे विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड कनिंग। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन है। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए स्वतंत्रता के पश्चात तो सी राजगोपालाचारी हैं। एक देखिए, संविधान संशोधन हुआ था 86वां, 86, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है मूल अधिकार के अंतर्गत लाया गया। 21 का एक, 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार है, 21 में ए जोड़ा गया और इसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। एक देखिए, अनुच्छेद 45 है, बहुत इंपॉर्टेंट, विशेष करके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, इसे अभी आप जानते रहिए। इसमें क्या 6 वर्ष जो बच्चे होते हैं, पूर्व की जो उनकी शिक्षा होती है उसका प्रावधान राज्य सरकारें करेंगी। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए जो प्री प्राइमरी उनकी पढ़ाई होती है, ठीक है। वह पंचवर्षीय योजना जो 2 बार लागू की गई थी, 6वीं, ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया। कुछ जनजातियां जिनसे आपसे प्रश्न पूछा ही जा सकता है, जैसे थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की, गोंड मध्य प्रदेश की, कुकी जनजाति मणिपुर की है, जारवा, सोम्बे, और इसी तरह से कुछ और जनजातियां जिन्हें हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप इतना देख लीजिए। यहाँ पर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय शाक सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय या राष्ट्रीय दलहन संस्थान कानपुर में है। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, और मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक। एक मैंने यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न लिया हुआ है, भिन्न को पहचानना है, पनीर, तेल, दही, मक्खन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनके स्रोत हैं, पनीर, दही, मक्खन के दूध है, जबकि तेल आपका अलग है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका तेल हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर है। UDI, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर 86 के बाद ये गलती से 89 हो गया था, तो मैंने 87वां और 88वां प्रश्न जो है एंड में ऐड किया है। UDISE प्लस का संबंध है
शिक्षा मंत्रालय की योजना है, शिक्षा मंत्रालय से इसका संबंध है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित या उस पर आधारित सुपेश, ये किस न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली, यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में। हिंदी दिवस 14 सितंबर। शिक्षक दिवस और साक्षरता दिवस। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर, और साक्षरता दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये आपको बताना है कमेंट करके। ये 2 प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पे छोड़ रखा है और मैंने आपको हिंट थोड़ा सा दे दिया है, बाकी आप कमेंट करके बताएं। एक बाल दिवस भी है, उसको भी आप, जो कि नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। BOLD परियोजना, बम्बू ओएसिस, LOD का फुल फॉर्म इसी तरह से आगे है, जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में बांस के पौधरोपण से संबंधित है। अच्छा, बांस क्या है, झाड़ी है कि वृक्ष है? पहले बांस जो था वृक्ष में आता था, अब उसको झाड़ियों में शामिल कर लिया गया है। किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, या फिर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जापान है। एक प्रश्न आपके लिए और यहाँ पे ऐड, भारत का इसमें रैंक बताइए आप लोग। नमस्ते योगा करके एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। विश्व शांति सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड। और भारत का रैंक आपको बताना है। विश्व खुशहाल दिवस में शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड। भारत की रैंक आपको बतानी है। अगले वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कम से कम 20, 22, 24 क्वेश्चन ऐड करेंगे, और जीके जीएस, इसके अलावा रीजनिंग के भी और जनरल साइंस के सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के माध्यम, इसी तरह के जो अगले वाले प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। साइंस और मैथ्स के लिए भी आपको अलग से मैं इसी तरह से लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक शिक्षक भर्ती का एक पेज भी है प्राथमिक जूनियर के लिए, उसे भी आप लोग ज़रूर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन करके दिया गया है। आप कहीं से भी जा करके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।